हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। काफ़ी टाइम हो गया है इसको पढ़ते पढ़ते हैं। आई नो आप सब भी बोर हो गए होंगे, तो जल्दी जल्दी से हम ये फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। इसमें हम पढ़ रहे थे सेक्शन 1 से 440 तक कंप्लीट हो चुका था हमारा। और अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर हमारा इसमें 32 चल रहा है, ठीक है। और आज से शुरू करने वाले हैं हम सेक्शन 441, अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। यह धारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में जो सेशन न्यायाधीश के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा या अधीन उसे अंतरित किया जाता है, सेशन न्यायाधीश की इस अध्याय के अधीन सब शक्तियां प्राप्त होगी और वह उनका प्रयोग कर सकेगा। इसमें कहा गया है क्या मतलब कौन किसी केस ट्रांसफर मतलब अंतरित कर सकते। इसमें मुख्य सेशन न्यायाधीश किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपने पास आए किसी मामले को अपर सेशन न्यायाधीश को सौंप सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अपर सेशन न्यायाधीश को क्या शक्तियां मिलती है। उन शक्तियों की बात कर लेते हैं। जब कोई केस अपर सेशन न्यायाधीश को सौंपा जाता है तो उस केस को चलाने वाले और उस पर निर्णय लेने के लिए उनके पास सेशन न्यायाधीश के बराबर ही सभी शक्तियां होंगी, ठीक है। अपर सेशन न्यायाधीश उस सौंपे गए मामले में उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकता है जो मुख्य न्यायाधीश सेशन के पास होती है, ठीक है। इसको सिंपल डेफिनेशन से समझ लेते हैं। अपर सेशन न्यायाधीश को सेशन न्यायाधीश द्वारा भेजे गए मतलब अंतरित किसी मामले में इस अध्याय के तहत सेशन न्यायाधीश की सभी शक्तियां प्राप्त होगी, वह उनका प्रयोग कर सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर सेशन जज कोई केस एडिशनल मतलब अपर सेशन जज को ट्रांसफर करता है तो उस केस के लिए एडिशनल सेशन जज के पास वे सभी अधिकार और शक्तियां होंगी जो खुद सेशन जज के पास होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 442 के बारे में, उच्च न्यायालय की पूर्ण निरीक्षण की शक्ति। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 की धारा 442 के बारे में मतलब जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की पूर्ण निरीक्षण शक्ति को समझाती है। इसमें पूर्ण निरीक्षण का मतलब यह होता है कि निचली अदालत के फैसले या रिकॉर्ड की दोबारा जांच करना ताकि यह देखा जा सके कि फैसला कानून के मुताबिक सही और निष्पक्ष है या नहीं, ठीक है। इसका क्लोज वन, ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, वह धारा 427, 430 और 431 और धारा 432 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 444 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वेच्छानुसार प्रयोग कर सकेगा। और जब न्यायाधीशों जो पूर्ण निरीक्षण न्यायालय में पीठासीन है कि राय समान रूप से विभाजित हो तब मामले का निपटारा धारा 433 द्वारा उपर्युक्त रीति से किया जाएगा। इसका क्लोज वन कहता है कि हाई कोर्ट की ताकत और जजमेंट का तरीका बताता है मतलब हाई कोर्ट किसी भी निचली अदालत का रिकॉर्ड खुद मंगवा सकता है या जानकारी मिलने पर जांच कर सकता है। उसके पास वे सभी शक्तियां होती है जो अपील या सेशन कोर्ट के पास होती है। अगर रिवीजन सुन रहे जो कि राय बराबर बराबर फट जाती है तो फैसला धारा 433 के नियमों के अनुसार तय होता है, ठीक है। क्लोज टू, इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो सर्वे या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अवसर मिल चुका हो। इसका क्लोज तो कहता है कि सुनवाई के अधिकार के बारे में बता रहा है मतलब आरोपी है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तब तक कोई नुकसानदेह आदेश पास नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे खुद या अपने वकील के जरिए पक्ष रखने मतलब सफाई देने का मौका न मिल जाए, ठीक है। क्लोज 3, इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्त के निष्कर्ष को दोषित के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका क्लोज 3 कहता है कि बड़ी व्यक्ति को सीधा सजा मतलब इस धारा के तहत हाईकोर्ट किसी व्यक्ति को दोष मुक्ति मतलब बेगुनाह साबित होने के फैसले को सीधे दोषी मतलब सजा में नहीं बदल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। जहां इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है किंतु कोई अपील की नहीं जाती है, वहां उस पक्ष की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पूर्ण निरीक्षण की कोई कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। इसका क्लोज 4 कहता है कि अपील का मौका होने पर रिवीजन नहीं मतलब अगर किसी कानून के तहत व्यक्ति के पास अपील करने का अधिकार था
लेकिन उसने अपील नहीं की तो वह सीधे पुनरीक्षण की अर्जी दाखिल नहीं कर सकता है। पुनरीक्षण का मतलब मैंने आपको बताया था कि निचली अदालत के फैसले या रिपोर्ट की दोबारा जांच करना, ताकि यह देखा जा सके कि फैसला कानून के मुताबिक सही है और निष्पक्ष है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 5 के बारे में, जहाँ इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति का पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका मान सकेगा और उस पर तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा। इसका क्लोज 5 कहता है कि गलती से रिवीजन डालने पर राहत, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने इस गलतफहमी में पुनरीक्षण की अर्जी लगा दी कि अपील का रास्ता बंद है और हाई कोर्ट को लगता है कि न्याय के हित में ऐसा करना सही है, तो कोर्ट उस पुनरीक्षण की अर्जी को ही अपील मानकर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 443, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। यह धारा जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पुनरीक्षण के मामले को वापस लेने या ट्रांसफर मतलब अंतरित करने की शक्ति को समझाती है। ठीक है, क्लोज 1, जब एक ही विचार में दोषी एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं और उसी विचार में दोषी कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को करता है, तब उच्च न्यायालय पक्षकारों की सुविधा और अंतर्विष्ट प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय करेगा कि उन दोनों में से कौन सा न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदनों का अंतिम रूप से निपटारा करे। पॉइंट है, जब उच्च न्यायालय विनिश्चित करता है कि पुनरीक्षण के लिए सभी आवेदन उसी के द्वारा निपटाए जाने चाहिए, तब उच्च न्यायालय निर्देश देगा कि सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के लिए आवेदन उसे अंतरित कर दिया जाए। पॉइंट 2, और जहां उच्च न्यायालय निश्चित करता है कि पुनरीक्षण के आवेदन उसके द्वारा निपटाए जाने आवश्यक नहीं है, वहां यह निर्देश देगा कि उसे किए गए पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किए जाए। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर एक ही मुकदमे में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में से कुछ लोग हाई कोर्ट में और कुछ लोग सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण की अर्जी डालते हैं, तो हाई कोर्ट यह तय करेगा कि मामले की सुनवाई कौन सा कोर्ट करे। ठीक है, तो उसका पॉइंट 1 कहता है कि अगर हाई कोर्ट खुद सुनवाई करना चाहे, मतलब तो वह सेशन कोर्ट में चल रहे आवेदन को अपने पास मंगवा लेगा। ठीक है, और पॉइंट 2 कहता है कि अगर हाई कोर्ट खुद सुनवाई न करना चाहे, मतलब तो वह अपने पास आए आवेदन को सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दे। ठीक है, बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में, जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायालय उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष सम्यक रूप से किया गया आवेदन है। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर पुनरीक्षण की अर्जी हाई कोर्ट को ट्रांसफर की जाती है, तो हाई कोर्ट उस पर ऐसे ही फैसला करेगा मानो वह याचिका सीधे उसी के पास दाखिल की गई। ठीक है, अब क्लोज 3, जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायाधीश उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष सम्यक रूप से किया गया आवेदन है। इसका क्लोज 3 कहता है अगर पुनरीक्षण की अर्जी को सेशन कोर्ट को ट्रांसफर की जाती है, तो सेशन जज भी उस पर ऐसे ही सुनवाई और फैसला करेगा मानो याचिका सीधे उसी के पास दाखिल की गई। ठीक है, क्लोज 4, जहां पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है, वहां उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की प्रेरणा पर जिनके पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए पुनरीक्षण के लिए कोई और आवेदन उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगा। इसका क्लोज 4 कहता है कि अगर हाई कोर्ट ने केस को ट्रांसफर कर दिया था और सेशन कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है, तो वह व्यक्ति दोबारा हाई कोर्ट या किसी अन्य अदालत में उसी मामले के लिए पुनर्जी नहीं लगा सकता है। ठीक है, सारांश देख लेते हैं। धारा 444 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही विचारण से जुड़े मामलों में पुनरीक्षण की कार्रवाई उचित न्यायालय द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से निपटाई जाए, ताकि न्याय में एक रूपता और पक्षकारों की सुविधा बनी रहे। इसका सारांश कहता है कि धारा 443 का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एक ही मुकदमे से जुड़े अलग अलग लोगों की अर्जियों की सुनवाई एक ही कोर्ट में व्यवस्थित ढंग से हो, ताकि समय बचे और विरोधाभासी फैसले न आए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 444 के बारे में, पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। धारा 444 के बारे में जो पक्षकारों को सुनने के न्यायालय के विकल्प को
समझाती है। ठीक है, इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय जो न्यायालय अपनी पूर्ण निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष सवे या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं। किंतु यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को सवे या उसके अधिवक्ता द्वारा सुन सकेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स, पूर्ण निरीक्षण करते समय सामान्य पक्षकार को सुने जाने का अधिकार नहीं है। अपवाद स्वरूप यदि न्यायालय उचित समझे तो वह पक्षकार को सवे या अधिवक्ता द्वारा सुन सकता है। यह न्यायालय विवेकाधीन विकल्प है। इस सेक्शन में बताया गया है कि सामान्य नियम मतलब कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई कोर्ट अपने पूर्ण निरीक्षण के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा होता है तब किसी भी पक्षकार को यह मांग करने का जन्मसिद्ध या कानूनी अधिकार नहीं होता है कि कोर्ट उसे या उसके वकील को मौखिक रूप से आमने सामने बैठकर ही सुने। ठीक है, अदालत की अपनी मर्जी मतलब यह पूरी तरह से अदालत की अपनी इच्छा और विवेक पर निर्भर करता है कि अगर अदालत को लगता है कि मामलों को सही से समझने के लिए पक्षकार या उसके अधिवक्ता मतलब वकील की बात सुनना जरूरी है तो कोर्ट उन्हें या वकील के जरिए सुनने का अवसर दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में कहा गया कि कानून में अगर कहीं अलग से खास तौर पर बोला गया है जैसे किसी के खिलाफ प्रतिकूल या खिलाफ आदेश देने से पहले तो वहां सुना जाना जरूरी हो, वरना सामान्य पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया में मौखिक बहस सुनना कोर्ट के लिए अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बताया गया कि पूर्ण निरीक्षण के दौरान पक्षकारों के पास कोर्ट से व्यक्तिगत सुनवाई जबरन मांगने का अधिकार नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि कोर्ट अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से पक्षकार या वकील को सुनने का फैसला ले सकता है। तीसरे में बताया गया कि यह पूरी तरह से न्यायालय की अपनी विवेकाधीन शक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 445 के बारे में। उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। यह धारा बता रही है कि जो उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट के फैसले को प्रमाणित मतलब सर्टिफाइड करके निचली अदालत को भेजे जाने की प्रक्रिया को समझाती है। ठीक है, जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई मामला इस अध्याय के अधीन पूर्ण निरीक्षित किया जाता है तब वह धारा 429 द्वारा उपबंधित रीति से अपना निश्चय या आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा पूर्ण निरीक्षित निष्कर्ष दंडादेश या आदेश अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था। और तब वह न्यायालय जिसे निश्चय या आदेश ऐसे प्रमाणित करके भेजा गया है ऐसे आदेश करेगा जो ऐसे प्रमाणित निश्चय के रूप में है और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा। इस सेक्शन में बताया गया है कि जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश पूर्ण निरीक्षण की सुनवाई पूरी करके अपना कोई निर्णय या आदेश देते हैं तो उस आदेश को नियमानुसार आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, प्रमाणित किए गए उस आदेश या फैसले को उस निचली अदालत के पास भेजा जाता है जिसे मूल रूप से वह पुराना फैसला या सजा आदेश दिया था। ठीक है, उसके बाद जिस निचली अदालत को यह प्रमाणित आदेश मिलता है वह बड़े कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई करती है। अगर बड़े कोर्ट के फैसले के कारण पुराने रिकॉर्ड में कोई बदलाव या सुधार की जरूरत होती है तो निचली अदालत अपने रिकॉर्ड को उसी अनुसार संशोधित कर देती है। ठीक है, इसके सारांश को देख लेते हैं। धारा 445 के अनुसार उच्च न्यायालय सेशन न्यायाधीश द्वारा पूर्ण निरीक्षित मामले का आदेश प्रमाणित करके उसे न्यायालय को भेजा जाता है जिसे मूल रूप से निष्कर्ष दंडादेश या आदेश पारित किया था और वह न्यायालय उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करे। इसके सारांश में कहा गया है कि जब भी कोई ऊपरी अदालत मतलब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट पूर्ण निरीक्षण में निचली अदालत के फैसले को बदलती है या उनमें कोई नया आदेश देती है तो उसकी प्रमाणित कॉपी तुरंत निचली अदालत को भेजी जाए। ठीक है, ताकि वह उसी फैसले के अनुसार आगे का काम पूरा कर सके। यहाँ पर हमारे अध्याय 32 कंप्लीट हो चुके हैं मतलब चैप्टर 32 कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 33। ठीक है, जिसमें आपराधिक मामलों का अंतरण के बारे में बताया गया है और सेक्शन है 446 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। क्लोज 1, जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए यह सुनिश्चित है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया जाए तब वह निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। इसका क्लोज 1 कहता है कि
सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफर की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस या अपील को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, एक राज्य की निचली अदालत से दूसरे राज्य के बराबर या उससे बड़ी निचली अदालत में ट्रांसफर कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन क्लॉज 2 के बारे में। उच्चतम न्यायालय भारत के महान न्यायवादी या हितग्राही पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय जबकि आवेदन भारत का महान न्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। इसका क्लोज में कहता है कि केस ट्रांसफर की अर्जी या तो भारत के महान्यायवादी लगा सकते हैं या फिर पीड़ित संबंधित पक्षकार। ठीक है, महान्यायवादी या राज्य के महाधिवक्ता के अलावा अगर कोई सामान्य व्यक्ति यह आवेदन करता है तो उसे अपनी बात के समर्थन में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्लोज 3, जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां यदि उच्चतम न्यायालय की राय है कि आवेदन कुछ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि वह इतनी राशि जितनी न्यायालय उस मामले की परिस्थिति में समुचित समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। इसका क्लोज 3 कहता है कि गलत या तंग करने वाली अर्जी पर जुर्माना, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ट्रांसफर की अर्जी बेबुनियादी है, झूठी है, सिर्फ दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए ही है, ठीक है, तो कोर्ट याचिका को खारिज कर देगा। साथ देने वाले व्यक्ति पर मुआवजा लगा सकता है जो विरोधी पक्ष को देना होगा। ठीक है, इसके सारांश के बारे में बात करें तो धारा 446 उच्चतम न्यायालयों को न्याय के हित में मामलों का अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या दंड न्यायालयों के बीच अंतरित करने की शक्ति होती है। यह शक्ति महान्यायवादी या हितवर्ग पक्षकार के आवेदन पर ही प्रयोग की जाती है तथा कुछ या तंग करने वाले आवेदन पर प्रतिकर का आदेश भी लिया जा सकता है। इसके सारांश में बताया गया है कि धारा 446 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देती है कि जब वह निष्पक्ष सुनवाई के लिए किसी भी मुकदमे को एक राज्य से दूसरे राज्य की अदालत में भेज सके, लेकिन झूठी अर्जियों से बचने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 447 के बारे में, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उसकी न्यायालय की शक्ति। क्लोज 1, जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि पॉइंट ए उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में निर्जू और पक्षपात रहित जांच या विचारण नहीं हो सकेगा, या पॉइंट बी किसी साधारण कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभाव्यता है, या इस धारा के अधीन कोई आदेश की संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है या पक्षकारों या साक्षियों के लिए सामान्य या न्याय के उद्देश्य के लिए समीचीन है, तब वह आदेश दे सकेगा कि नंबर 1 किसी आदेश की जांच या विचारण किसी न्यायालय द्वारा किए जाए जो धारा 197 से धारा 205 दोनों सहित के अधीन तो अरहित नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। नंबर 2, जहां कोई विशिष्ट मामला या अपील मामलों या अपीलों का वर्ग उसके अधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। नंबर 3, कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय के विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए। पॉइंट 4, कोई विशिष्ट मामला या अपील सवे उसको अंतरित कर दी जाए और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर हाई कोर्ट को लगे कि निचली अदालत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाई, कोई कठिन कानूनी सवाल जुड़ा है या पक्षों गवाह की सुविधा और न्याय के लिए जरूरी है, तो हाई कोर्ट का आदेश क्या होता है? इसमें हाई कोर्ट का आदेश होता है कि केस को ऐसे कोर्ट में भेजना जो सक्षम हो, केस या अपील को एक अदालत से दूसरी बराबर वरिष्ठ अदालत में ट्रांसफर करना, केस को सीधे सेशन कोर्ट को सौंपना और केस को अपने पास मंगवाकर खुद उसकी सुनवाई करना। ठीक है दोस्तों, जब उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या एक पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकेगा, परंतु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। इसका क्लोज 2 कहता है कि हाई कोर्ट निचली अदालत की रिपोर्ट पर किसी पक्षकार के आवेदन पर या खुद अपनी मर्जी से कदम उठा सकता है, लेकिन एक ही सेशन खंड के 2 कोर्ट के बीच ट्रांसफर के लिए पहले
सेशन जज के पास अर्जी देना जरूरी है, ठीक है। वहां से खारिज होने पर ही हाई कोर्ट आ सकते हैं। क्लोज 3, उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय जो आवेदन राज्य का महाधिवक्ता और शपथ पत्र प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित हो। इसका क्लोज 3 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे अपनी अर्जी के साथ शपथ पत्र देना जरूरी होता है, ठीक है। क्लोज 4, जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है तब उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकेगा कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए उच्च न्यायालय उपधारा 7 के अधीन अधिनिर्णित करे, बंद या जमानत पत्र निष्पादित करे। इसका क्लोज 4 कहता है कि अगर आरोपी व्यक्ति ट्रांसफर का आवेदन करता है तो हाई कोर्ट उसे बॉन्ड मतलब जमानतनामा भरने का निर्देश दे सकता है ताकि बाद में हर्जाना या प्रतिकर दिया जा सके, ठीक है। क्लोज 5, ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियुक्त को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा और आवेदन के गुण पर तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी सूचना के दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे न बीते रहें। इसका क्लोज 5 कहता है कि आरोपी को ट्रांसफर आवेदन की कॉपी सरकारी वकील को देनी होगी। नोटिस मिलने के बाद कम से कम 24 घंटे बीतने से पहले आवेदन पर अंतिम सुनवाई होगी, ठीक है। क्लोज 6, जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए वहां यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह आदेश दे देगा कि जब तक आवेदन का निपटारा न हो जाए तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाइयों ऐसे निबंधों पर जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे रोक दी जाए, परंतु ऐसी रोक धारा 446 के अधीन प्रति पेशन के अधीनस्थ न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका क्लोज 6 कहता है कि न्याय के हित में हाई कोर्ट आवेदन का निपटारा होने तक निचली अदालत की कार्रवाई रोक सकता है, ठीक है। क्लोज 7, जहां उपधारा 1 के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है वहां यदि उच्च न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि जो उस मामले की परिस्थितियों में वह समुचित समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। इसका क्लोज 7 कहता है कि अगर ट्रांसफर की अर्जी बेबुनियाद या परेशान करने की नियत से लगाई गई थी और खारिज होती है तो हाई कोर्ट आवेदक पर जुर्माना मतलब हर्जाना लगा सकता है, ठीक है। क्लोज 8, जब उच्च न्यायालय किसी न्याय से किसी मामले का अंतर अपने सक्षम विचारण के लिए करने का उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है तब ऐसे विचार में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका मामले का ऐसा अंतरण नहीं किए जाने की दशा में वह न्यायालय करता है। इसका क्लोज 8 कहता है कि यदि हाई कोर्ट किसी केस को सुनने के लिए मंगवाता है तो वह भी उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जिसका पालन वह निचली अदालत करती है, ठीक है। क्लोज 9, किस धारा की कोई बात धारा 218 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। इसके क्लोज 9 में कहा गया है कि धारा 218 पर प्रभाव नहीं मतलब इस धारा के प्रावधान धारा 218 के तहत दिए गए सरकारी आदेश पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 448 के बारे में, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। क्लोज 1, जब कभी सेशन न्यायाधीश पर प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समझीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश दिया जाए तब वह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला उसके शर्त में खड़ी में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अर्पित कर दिया जाए। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर सेशन न्यायाधीश को लगता है कि निष्पक्ष न्याय के लिए ऐसा करना जरूरी है तो वह अपने सेशन डिवीजन मतलब सत्र खंड के अधीन आने वाली एक ही आपराधिक अदालत में से किसी केस को दूसरी आपराधिक अदालत में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज 2, सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हित पर पक्षकार के आवेदन पर स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि सेशन न्यायाधीश यह कदम 3 तरीकों से उठा सकते हैं। निचली अदालत की रिपोर्ट मिलने पर, पीड़ित या संबंधित पक्षकार द्वारा अर्जी देने पर, खुद अपनी मर्जी से। क्लोज 3, धारा 447 के उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, उपधारा 6, उपधारा 7, उपधारा 9 के उपधारा 1 के अधीन किसी आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 447 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं।
सिवाय इसके कि उस धारा की उपधारा 4 उपधारा 7 इस प्रकार लागू होंगी मानो उसमें आने वाली राशि सबके स्थान पर 10,000 रुपए से अनधिक की राशि शब्द रख दी गई है। इसका क्लोज 3 कहता है कि ट्रांसफर की अर्जी और प्रक्रिया के नियम धारा 447 के समान ही लागू होंगे। मतलब जैसे शपथ पत्र देना, सरकारी वकील को नोटिस देना या निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाना। विशेष बदलाव क्या होगा? जुर्माना। मतलब अगर कोई व्यक्ति परेशान करना या झूठी नीयत से ट्रांसफर की अर्जी लगा है तो सेशन जज उस पर अधिकतम 10,000 रुपए का हर्जाना प्रतिकर लगा सकते हैं जो विरोधी पक्ष को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 449 के बारे में। सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना है। यह धारा न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया को समझाती है। ठीक है, क्लोज 1 सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकेगा या कोई मामला अपील जिसे उसने उसके हवाले किया हो वापस मंगा सके। इसका क्लोज 1 कहता है कि सेशन न्यायाधीश अपने अधीन आने वाले किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई भी मामला या अपील वापस ले सकते हैं या जिसे उन्होंने खुद उनके हवाले किया था उसे वापस मंगा सकते हैं। ठीक है, क्लोज 2 अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचार या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मंगा सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि सेशन न्यायाधीश द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश को अपने को सौंपे गए किसी मामले या अपील को भी वापस मंगवाया जा सकता है। केवल शर्त यह है कि उस मामले का विचारण मतलब ट्रायल या अपील की सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश के पास प्रारंभ न हुई। ठीक है, क्लोज 3 जहां सेशन न्यायाधीश उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई मामला अपील वापस मांगता है या वापस लेता है वहां वह यथास्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकेगा या उस अपील को सवेर सुन सकेगा, उसे विचार या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकेगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि जब सेशन न्यायाधीश किसी केस या अपील को उपधारा 1 उपधारा 2 के तहत वापस मंगा लेते हैं तो वे नीचे दिए गए 3 विकल्प 1 और 2 जैसे कोई एक चुन सकते हैं। मतलब उस मुकदमे का सवेर विचारण ट्रायल कर सकते हैं, पहला ये दिया गया है। दूसरे में बताया गया है कि उस अपील की सुनवाई कर सकते हैं। तीसरे में बताया गया है कि उसे नियम अनुसार सुनवाई के लिए किसी अन्य सक्षम न्यायालय के हवाले कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 450 के बारे में। न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। क्लोज 1 कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकेगा या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकेगा और मामले की जांच या विचारण सवेर कर सकेगा या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। इसका क्लोज 1 कहता है कि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीन काम करने वाले किसी भी मजिस्ट्रेट से कोई मामला वापस ले सकता है या जिसे उसने खुद सौंपा था उसे वापस मंगा सकता है। ठीक है, केस वापस लेने के बाद सीजेएम उसके पास 2 विकल्प होते हैं। वह उस मामले की जांच सुनवाई मतलब ट्रायल खुद कर सकता है या उसे सुनवाई के लिए किसी अन्य योग्य सक्षम मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, दोस्तों कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने धारा 212 की उपधारा 2 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकेगा और ऐसे मामले की जांच विचारण सवेर कर सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 212 की उपधारा 2 के तहत कोई मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंपा था तो उसे वापस मंगा सकता है। ठीक है, इसके बाद वह उस मामले की जांच या सुनवाई खुद उसे कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।